यूनिट 2 पॉइंट फिलोसफी एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। व्हाट इज़ फिलोसफी? आइए समझते हैं कि फिलोसफी है क्या। इसमें दिया गया है फिलोसफी दर्शन शास्त्र अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है लव, प्रेम, अर्थात सोफिया का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। अतः फिलोसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ लव ऑफ नॉलेज। यहाँ पर हमने देखा कि जो दर्शन शास्त्र है उसका हिंदी रूपांतरण बताया गया है, उसका अर्थ बताया गया है। अर्थ बताया गया है कि जो फिलोसफी शब्द का अर्थ बनता है यहाँ पर लव ऑफ नॉलेज है, कि जो नॉलेज है वो प्यार के साथ बढ़ाई जा सकती है। ये फिलोसफी शब्द इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर दे रखा है डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी। अकॉर्डिंग टू ब्राइटमैन, दर्शन की परिभाषा एक ऐसी प्रयत्न के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अभिभूतियों के संबंध में सत्यता के विचार किया जाता है। सत्यता मतलब होता है कि किसी के बारे में सत्य जानने की कोशिश करना। अगली डेफिनेशन दी गई है इसकी सेलर के अकॉर्डिंग, दर्शन एक ऐसा अनवर्त प्रयत्न है जिसके द्वारा मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान सूक्ष्म दृष्टि से प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसमें कि मनुष्य जो सृष्टि बनी हुई है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, एक बिल्कुल डीप में, गहराई में जो जाकर जो नॉलेज प्राप्त की जाती है उसके बारे में बताया गया कि दर्शन शास्त्र वो है। अब आगे दिया गया है दर्शन शास्त्र और शिक्षा में किस तरीके से संबंध है। अब यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है मेन स्ट्रीमिंग सोसाइटी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के द्वारा ही उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए व्यक्तियों के समूह से समाज में जुड़ा होना अधिक जरूरी है। लेकिन असक्षम बच्चों का सोशल डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट का विकास एज के अनुसार नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण वे अपने आप को समाज से अलग समझते हैं। इसलिए विशेष शिक्षा में इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का विशेष जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो किस प्रकार से समाज में रहकर अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, कि अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन जब एक बात दिव्यांग बच्चे के बारे में की जाती है उसमें बहुत सारे डिले होते हैं, बहुत सारे जो स्किल्स उसमें वो बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है, स्लो लर्नर होता है, बहुत धीरे से सीखता है बच्चा। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि उस बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं सोशल डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का दिया गया है कि बच्चा परिवार के लोगों के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चों को हम देखते हैं। फिर आता है बिहेवियर डेवलपमेंट। अब जो आईडी चाइल्ड होते हैं उनके अंदर बिहेवियरल इशू मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ADHD बच्चे होते हैं उनके अंदर भी मिलते हैं। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जो बच्चे श्रवण बाधित हैं, जो डेवलपमेंटल डिले हैं, जो स्लो लर्नर हैं, उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट का हम इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। तो वो किस प्रकार से उनको समाज के साथ जोड़ा जाए और उनका विकास किया जाए, ये सब इस फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर बताया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे के लिए ये दोनों चीज़ें किस प्रकार ज़रूरी हैं। बच्चों की विकलांगता की जल्द से जल्द पहचान कर अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहलाता है।
कि जब बच्चों की हम बचपन में ही, शुरुआती दिनों में ही, क्रिटिकल एज में ही, जो कि बताई गई है 0 से 3 ईयर मैक्सिमम 5 ईयर के अंदर काउंट करते हैं हम, उसके अंदर ही अगर बच्चे की किसी भी प्रकार की दिव्यांगता का हम पहचान कर लेते हैं तो उसका हम मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं। अब आगे लिखा गया है, तथा उनकी विकलांगता का प्रभाव उसके विकासात्मक पक्ष पर न पड़े, इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। अब अगर बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कमी हो गई है और वो उसके भावी जीवन पर इफ़ेक्टिव ना बने, उसके मैनेजमेंट के लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उसको बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन। नेक्स्ट दिया गया है, यदि बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन शीघ्र किया जाए तो उसका नकारात्मक प्रभाव उसके एजुकेशन डेवलपमेंट पर पड़ता है। इसलिए स्पेशल एजुकेशन में अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन का विशेष महत्व रहता है। अगर बच्चे का हम जल्द पहचान नहीं करेंगे, उसके बारे में पता नहीं लगाएंगे, उसकी दिव्यांगता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो सब बच्चा जो भी उसके एजुकेशनल इफ़ेक्ट्स होंगे, जो उसको सीखने चाहिए, उन सब में बच्चा डिले हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो अर्ली इंटरवेंशन है और अर्ली आइडेंटिफिकेशन है, किस प्रकार से एक जो दिव्यांग बच्चा है, विशेष योग्यता वाला बच्चा है, उसके लिए ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, कि बच्चे के लिए परिवार की क्या सहभागिता रहती है, वो यहाँ पर बताई गई है। बच्चों के एजुकेशनल तथा अन्य प्रकार के विकास में उसके पेरेंट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर बताया कि कोई भी बच्चा हो, उसके विकास में, उसके प्रोग्रेस में, उसके डेवलपमेंट में उसके जो अभिभावक होते हैं, उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा होते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्राय बच्चों का समय विद्यालय में 4 से 5 घंटे तक ही होता है, कि स्कूल में हम देखते हैं कि जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनका मैक्सिमम टाइम 4 से 5 या 6 घंटे तक होता है, जो हम डे बोर्डिंग स्कूल्स की बात करते हैं तो। बल्कि समय वह पॉइंट में आगे जो दिया गया है, बाकी समय वह अपने पेरेंट्स के साथ घर पर व्यतीत करता है। ऐसी कंडीशन में बच्चों को पढ़ाए गए टॉपिक्स का फॉलोअप करवाना, मतलब उसको रिकैप करवाना, उसको दोहराई करवाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनके लिए पेरेंट्स का रोल क्या होता है, कि स्कूल से आने के बाद उनका जो क्लास वर्क करवाया गया, जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, उनके बारे में बच्चों को थोड़ा सा कुछ बताएं ताकि बच्चे उसको याद रख सकें। अब जो स्पेशल वाले बच्चे होते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, ये अलग अलग उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग सेट की जाती हैं, तो इसलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। अब आगे दिया गया है, जिसके लिए पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। विशेष शिक्षा के लिए पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स इन्फेंट प्रोग्राम्स, होम बेस्ड ट्रेनिंग सेशंस। उपयुक्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को हायर प्रायोरिटी में रखा गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो स्पेशल एजुकेशन में पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, पेरेंट्स इन्फेंट प्रोग्राम्स, उनको और अच्छे से बताया जाता है, समझाया जाता है कि बच्चे के अंदर किस प्रकार से हम डेवलपमेंट्स के माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ये सब बताया गया पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। और स्पेशल एजुकेशन सबसे ज़रूरी होती है, सबसे अहम भूमिका निभाती है, हायर प्रायोरिटी पर रखा गया है इसको। फोर लेसन दिया गया है, मटेरियल अडेप्टेशन। डिसेबल बच्चों के सेंस ऑर्गन का सही ढंग से कार्य न करने के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को सिखाने में कुछ विशेष प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावशाली बनाने तथा स्टूडेंट्स की अटेंशन को प्राप्त करने के लिए विशेष शिक्षा में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल एजुकेशन में विभिन्न प्रकार के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण करने के लिए रिसर्च
आदि को महत्व दिया जाता है। इसलिए स्पेशल एजुकेशन में मटेरियल अडेप्टेशन सामग्री अनुकूलन को विशेष महत्व दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि मटेरियल अडेप्टेशन जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी योग्यता, उनकी सेंस ऑर्गन्स को कि उसका किस प्रकार का डिले है, क्या उनको इश्यूज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड और भी चीज़ों को सीखने के लिए तो उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, सिखाने के लिए अनेक प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। ये सब यहाँ पर बताया गया। अब आगे बताया गया दर्शन शास्त्र का शिक्षा के साथ संबंध किस प्रकार से है। अब फर्स्ट पॉइंट दिया गया है दर्शन शास्त्र एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो दर्शन शास्त्र है वो एक ही बात के दो अर्थ हैं या फिर पहलू हैं सिक्के के। ये सब एग्जाम्पल्स देकर यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर दर्शन व शिक्षा आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं और दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा व्यवहारिक पक्ष है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो दर्शन शास्त्र है एक ही बात के दो अर्थ है जिनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा अगर हम शिक्षा में विकास चाहते हैं बच्चे का। तो दर्शन शास्त्र का संबंध सैद्धांतिक पक्ष से होता है तथा शिक्षा का संबंध व्यवहारिक पक्ष से होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर J.S. रॉस महोदय का कहना है कि दर्शन तथा शिक्षा शास्त्र एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं जो एक वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे का डेवलपमेंट में सहयोग करते हैं, अंतर्निहित होते हैं। पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर दर्शन और शिक्षा एक दूसरे पर आश्रित है, चूँकि दर्शन शास्त्र शिक्षा को प्रभावित करता है तथा शिक्षा दर्शन शास्त्र को प्रभावित करती है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। फैक्ट महोदय का कहना है कि शिक्षा दर्शन की सहायता के अभाव में पूर्णता तथा स्पष्टता को नहीं प्राप्त कर सकती, कि जो दर्शन शास्त्र है वह शिक्षा के बिना अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकती। कि दर्शन शास्त्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हमें उपन्यास और जो नोट्स लिखे होते हैं वो सब हमें पढ़ना होता है अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए, और वो सब दर्शन शास्त्र को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। और जब एजुकेशन की बात करते हैं तो शिक्षा के बिना हम दर्शन शास्त्र के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए उसके अभाव में जो पूर्णतः अस्पष्ट रहेगा। थर्ड पॉइंट दिया गया है दर्शन शास्त्र का शिक्षा के विभिन्न अंगों के साथ संबंध। दर्शन शास्त्र का शिक्षा के विभिन्न अंगों के साथ संबंध इस प्रकार से है जो कि अभी बात करेंगे हम। फर्स्ट दिया गया है दर्शन शास्त्र का शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों के साथ संबंध इस प्रकार से है। फर्स्ट दिया गया दर्शन शास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शिक्षा एक उद्देश्य से पूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों पर आधारित होते हैं और जीवन के उद्देश्य उस देश, समय या वातावरण की विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य दर्शन द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि दर्शन विचारधाराओं के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों भी बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो दर्शन शास्त्र है शिक्षा के उद्देश्यों में कैसे उनको विकास करने में, डेवलप करने में सहायक होता है, ये सब इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सेकंड। सेकंड पॉइंट दिया गया है विभिन्न समयों में दर्शन शास्त्र तथा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। प्राचीन काल में जो दर्शन शास्त्र और शिक्षा का संबंध बताया गया है वो किस प्रकार से वो देखते हैं। भारत में प्राचीन काल से धर्म का बोलबाला था तथा जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। इसलिए उस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों में आदर्शवाद की भावना का विकास करना था तथा
अच्छे चरित्र का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। अब जो प्राचीन समय में जो बताया गया था कि मनुष्य जन्म से मुक्ति और ऐसी ऐसी धारणाएं थी जिनको प्राप्त करने के लिए शिक्षा का महत्व बताया गया है कि अगर शिक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के चरित्र का विकास नहीं हो पाएगा, उसको अच्छा विद्वान नहीं समझा जाएगा। मध्य युग नेक्स्ट दिया गया मध्य युग दार्शनिक विचारधाराओं में परिवर्तन होते रहे हैं। भारतवर्ष में मुस्लिम बादशाहों ने धर्म के प्रचार के लिए कुरान आदि के उपदेशों की मानना ही शिक्षा का उद्देश्य बताया है। अब यहाँ पे मध्य जो युग था उसके दौरान मुसलमानों का जो शासक था, उस दौरान जो मुसलमानों के जो शासन काल में कुरान के जो शिक्षा दी गई है उसी को शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। अब यहाँ पर जो थर्ड दिया गया है आधुनिक युग, मतलब जो आज का युग जो चल रहा है उसको आधुनिक युग बात कर सकते हैं हम। आधुनिक युग में लोगों की विचारधाराओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रजातंत्र तथा साम्यवाद। प्रजातांत्रिक देशों में समानता, स्वतंत्रता आदि को महत्व देते हुए शिक्षा का उद्देश्य देश के लिए अच्छे तथा योग्य नागरिकों का विकास करना है। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो आधुनिक युग है उसमें जो प्रजातांत्रिक देश है उसमें सबको समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ शिक्षा का अधिकार है ताकि अच्छे और योग्य नागरिकों का विकास हो सके। नेक्स्ट दिया गया है साम्यवादी देश में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को राज्य के लिए तैयार करना है। जो साम्यवादी देश हैं उनके अंदर जो व्यक्ति हैं उनको राज्य के लिए तैयार करना है, ना कि अपने लिए, कि वो अपने लिए कुछ सोच विचार कर सके। उसमें राज्य को ही सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट दिया गया है दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम के साथ संबंध। किसी भी पाठ्यक्रम के निर्माण में दर्शन शास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किसी स्थान या समाज आदि की विचारधाराओं के अनुसार किया जाता है, कि जो भी पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं उसको वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के कल्चर, वहाँ की जो सोसाइटी है उसके नियमों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। पहले पाठ्यक्रम में धर्म, आध्यात्म आदि को महत्व दिया जाता था, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ आज भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। कि पहले क्या था, सिर्फ धर्म के बारे में ही बताया जाता था, उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे लोगों में इंसानियत का और भी जो सोशल स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सकता था। लेकिन आज जो बताया गया है उसमें क्या है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग वगैरह के अनेक प्रकार के जो हम क्लासेस अटेंड करते हैं, जो डॉक्टरी के लिए करते हैं, वो सब के सब इसके अंदर बताई गई हैं। समाज में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं तथा विचारधाराओं के होने के कारण अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। अब समाज में अनेक प्रकार के विचारधाराओं और मान्यताओं के लोग रहते हैं और उनकी ही इच्छाओं के कारण जो पाठ्यक्रम है वो अलग अलग प्रकार से डिजाइन किया गया है, जिनके कारण शिक्षा व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन दर्शन शास्त्र विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का अध्ययन करके सामान्य एवं संतुलित विचारधाराओं का विकास करता है। अब जो दर्शन शास्त्र है वो सब इन चीज़ों से परे है और वो इन चीज़ों को छोड़कर और के समानता और संतुलित विचारधारा को विकसित करता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विषयों के निर्धारण में भी दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार जो और भी विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट अलग से पढ़ते हैं तो उनका जो निर्धारण है उसको सेटिस्फाई करने के लिए दर्शन शास्त्र का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। आगे दिया गया है दर्शन शास्त्र का पुस्तकों के साथ संबंध। एक तरफ पुस्तकें दर्शन से प्रभावित होती हैं और दूसरी तरफ दर्शन शास्त्र को भी प्रभावित करती हैं। पुस्तकों का निर्धारण समय विशेष की दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा होता है। जैसे यदि कोई पुस्तक किसी समय विशेष की विचारधारा से विपरीत होती है तो समाज में उस पुस्तक विचारधारा का विरोध किया जाता है। कि जो भी हम सिलेबस पढ़ते हैं, जो पुस्तकें पढ़ते हैं, अगर वो हमारे जो सब्जेक्ट में सिलेबस में नहीं है, अगर वो हम फिर भी पढ़ रहे हैं तो उसको कोई महत्व नहीं है, तो उसको हटा दिया जाता है। यहाँ पर उसको विद्रोह का नाम
दिया गया है। आगे दिया गया दर्शन शास्त्र का शिक्षण विधियों के साथ संबंध। दर्शन शास्त्र द्वारा पुराने एवं नए शिक्षण विधियों के गुण तथा दोष का पता लगाया है। दर्शन शास्त्र शिक्षण विधियों के गुण एवं दोष का वैज्ञानिक अध्ययन करके नई शिक्षण विधियों का निर्माण करता है। आधुनिक समय में प्राय ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड प्लेबे मेथड आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। जो प्राचीन समय में जो शिक्षण विधियाँ थी अलग अलग तरीके से काम करती थी बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, लेकिन शिक्षण शास्त्र के द्वारा क्या किया जाता है कि उनके अंदर जो डिमेरिट्स हैं उनको कम किया जाता है, उनकी मेरिट्स को बढ़ाया जाता है। जैसे कि आधुनिक समय में अब ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और प्लेबे मेथड है, इस सबको शिक्षण विधियों में प्रयोग किया जाने लगा बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है दर्शन शास्त्र का अनुशासन के साथ संबंध। किसी भी देश, राज्य एवं विद्यालय में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह किस प्रकार का अनुशासन है तथा किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, यह पूर्ण रूप से दर्शन शास्त्र पर निर्भर करता है। अब बताया गया है कि जो देश है उसमें किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और विद्यालय में किस प्रकार का डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सब का सब दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। एडविन मोदे ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रकार के अनुशासन बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं, और चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है पनिशमेंट डिसिप्लिन, दंडात्मक अनुशासन। इस प्रकार के अनुशासन में विश्वास रखने वाले का मानना है कि बच्चों को पनिशमेंट न मिलने के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को बलपूर्वक नियंत्रण में रखना चाहिए। अब जो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि बच्चों को डरा धमका कर ही कंट्रोल में किया जा सकता है, उनको एजुकेट किया जा सकता है, अगर इनके साथ बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो वो मतलब डिसिप्लिन से बाहर हो जाएंगे, वो बिगड़ जाएंगे, इस प्रकार की धारणा दी गई है। अब सेकंड जो दिया गया है इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन, प्रभावी अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन में बच्चों के सामने अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार व्यक्त करना चाहिए कि बच्चों में अनुशासन की भावना का निर्माण हो सके या विकास हो सके। अब इसमें बताया गया जो बच्चों को दंडात्मक भावनाओं को ना व्यक्त करके बच्चों के सामने अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से बनाया जाए कि बच्चे खुद ही रिस्पेक्ट करने के लिए मोटिवेट हो सके। अब जिसमें थर्ड दिया गया है फ्री डिसिप्लिन, मुक्त अनुशासन। प्रकृतिवादी विचारधारा को मानने वाले लोग इस प्रकार के अनुशासन में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र फ्री छोड़ देना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, ताकि वे अपने निर्णय के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हो सके। अब जो प्रकृतिवादियों का मानना है कि बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, उनको खुद से सीखने के लिए समय देना चाहिए। अगर बच्चा कुछ भी गलत करता है या ठीक करता है उसके लिए वह स्वयं रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस प्रकार की विचारधाराओं के बारे में ये बताते हैं। अब जहाँ पर और जो यहाँ पर एडमिन मोदे ने अपने पुस्तक में जो 3 मॉडल्स का बताया गया है, इन अनुशासन बताए गए थे वो इस प्रकार से ही थे।